हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब सही चल रहा है? आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्लट्स की इक्वेशन। लिखिए सबसे पहले चैप्टर का नाम, स्लट्स की इक्वेशन। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे सब चैप्टर में होता है, कुछ इसमें थ्योरीज हैं और न्यूमेरिकल्स हैं। थ्योरी सिर्फ जानना है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या आता है? न्यूमेरिकल्स, एनालिसिस बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप कह सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिना थ्योरीज़ के आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? थ्योरी से करेंगे। उसके बाद एक एक न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या है सर स्लट्स की इक्वेशन? देखिए, ये कंटिन्यूशन में है, जो पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। पहला मैंने क्या पढ़ाया था आपको? बजट कंस्ट्रेंट। उससे आपने क्या देखा कि आपने बजट लाइन ड्रॉ की, बजट सेट बनाया, सब कुछ किया। उसके बाद दूसरा मैंने पढ़ाया आपको कॉन्सेप्ट, वो क्या था? यूटिलिटी फंक्शन। उससे आपने आईसीज बनाना शुरू किया, IC1, IC2 एंड एक्सेट्रा। फिर बात आई चॉइस की, क्या चॉइस होगा? और चॉइस में क्या आया? ऑप्टिमल बंडल की बात। तो फिर आपने क्या किया? जो बजट लाइन बनाया था उसमें इंडिफरेंस कर्व के ढेर सारे मैप्स को दिखा दिखा के आपने क्या किया? एक ऑप्टिमल बंडल चूज किया। ये बहुत सिंपलिस्टिक अप्रोच है, अदरवाइज मैंने इसके डिटेल तो पढ़ाई रखे हैं आपको। ये आपका ऑप्टिमल बंडल है, जहाँ पे आप x2 और x1 ये क्वांटिटी क्या करते हैं? आप चूज़ करते हैं। x1 x2 ये बंडल आप चूज़ करते हैं। ये ऑप्टिमल बंडल ही क्या होता है? यही डिमांड होता है, यही डिमांड होता है। अभी तक क्या था? अभी तक प्राइस कांस्टेंट था, प्राइस कांस्टेंट था। और बजट लाइन का स्लोप क्या था? P1 अपॉन P2 था। और P1 P2 में कोई चेंज नहीं हुआ था। और मैंने इसी के हेल्प से क्या किया था? डिमांड कर्व भी ड्रॉ करना सिखाया था आपको। ये आपका डिमांड कर्व हुआ, जब उसमें प्राइस में चेंज हुए तो डिमांड कर्व ड्रॉ हुआ था P1 और ये P1 डैश। तो इस तरह से X1 ये X1 डैश। प्राइस गिरी थी तो डिमांड बढ़ी थी। लेकिन अब यहीं से बातें स्लट्स की में आएगा, इस चैप्टर में घुसेगा। क्या सर? अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होता है? इंक्रीज करता है। डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड में लिख देता हूँ। क्या करता है? इंक्रीज करता है। एंड वाइस वर्सा, अगर ये कम होता है तो ये कम होता है। ग्राफ में आपने देखी रखा है, छोटी छोटी बातें मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, एक तरह से वार्म अप है, अभी स्टार्टिंग है। कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, एंड इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। लेकिन एक बात जान लो कि जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी बढ़ता है, या वाइस वर्सा। तो क्वांटिटी में जो भी फर्क पड़ता है प्राइस की वजह से, इसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस की वजह से जो क्वांटिटी में फ़र्क पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। मान गए? यस सर, ये एक प्राइस इफेक्ट है। शॉर्ट में इसको पीई कह सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। और प्राइस इफेक्ट को अगर हम फर्दर स्प्लिट करते हैं, क्योंकि ये थ्योरी में ज़्यादा लंबे समय तक स्टे नहीं करना चाहिए, इसलिए मुझे इसको जल्दी से पढ़ा कर आगे निकलना होगा, क्योंकि बहुत बातें इस चैप्टर में करने के लिए है। प्राइस इफेक्ट को मैं स्प्लिट करते हैं
तो ये आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। ये भी आपने कहीं पढ़ रखा है, लेकिन मुझे टच करते हुए जाना है। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, वेरी गुड। इसका मतलब सर आप कहोगे सर मेरा कहने मतलब ये है कि प्राइस इफेक्ट इक्वल टू होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करते हैं, लेकिन डिटेल बात करने से पहले टाइप्स ऑफ गुड्स भी समझना पड़ेगा। जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ वो सारी बातें आपने पहले सुन रखी है, लेकिन बैकग्राउंड तो वही है, बेस तो वही है, वहीं से चैप्टर को लेके पिकअप करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ गुड्स कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। टाइप 1 नॉर्मल गुड्स, टाइप 2 inferior goods, and type 3 giffen goods। ये 3 तरह गुड्स हुए। मतलब अभी आगे चल करके हम ये 3 टाइप के गुड्स के हिसाब से क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन कोई एक टाइप भी आप ढंग से समझ गए तो सारे आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं इन बातों को। एक टाइप भी ढंग से समझ गए तो सबसे पहले ये टाइप 1 देखिए। अभी हम स्लट्स की स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम बेसिक्स बातें कर रहे हैं। नॉर्मल गुड्स है, इसमें भी क्या होगा, प्राइस इफेक्ट इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, होगा ना। यस सर। आइए देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, एक बात जान लो, पहले मैं प्राइस इफेक्ट के बारे में बात करता हूं। अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी इन केस ऑफ व्हाट, नॉर्मल गुड्स। ध्यान समझिएगा, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। अभी नॉर्मल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। कैसे बढ़ेगी सर, 2 तरीके से बढ़ेगी। प्राइस इफेक्ट होता यही कहलाता है, प्राइस इफेक्ट यही होता है 2, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। दोनों का समेशन क्या होगा, प्राइस इफेक्ट होगा। ये मत समझना कि प्राइस के गिरने से क्वांटिटी बढ़ती है तो ऐसे ही हो जाता, नहीं। कुछ कंट्रीब्यूट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कुछ कंट्रीब्यूट करता है इनकम इफेक्ट, और दोनों मिला के क्या होता है, प्राइस इफेक्ट बनता है। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, नहीं सर। आइए पहले देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या रोल प्ले करता है। आप कहोगे सर आता है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, रिकैप कर लीजिए। जब भी कभी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको जानना होगा, किसी एक चीज़ को जानने के लिए रिमेनिंग क्या करने पड़ते हैं, कांस्टेंट। इनकम इफेक्ट हैज़ टू बी केप्ट कांस्टेंट। इनकम इफेक्ट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इनकम इफेक्ट हैज़ टू बी कांस्टेंट नहीं, इनकम इफेक्ट हैज़ टू बी केप्ट कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मतलब जो भी कोई इनकम में बदलाव होगी उसको क्या करेंगे हम, जितना इनकम चेंज होगा, बढ़ेगा तो घटा देंगे, घटेगा तो बढ़ा देंगे, सेम इनकम पे रखेंगे, सो दैट कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करें हम, पता कर पाए। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है सर। और जब आप क्या करते हैं, कैसे पॉसिबल है पहले ये समझ लीजिए कैसे पॉसिबल है, लेकिन इसको दूसरा पार्ट समझ लो। जब भी कभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकम इफेक्ट जानना पड़ेगा, तो उस केस में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हैज़ टू बी केप्ट कांस्टेंट। एक को कांस्टेंट रखोगे तभी दूसरे का इफेक्ट जान पाओगे। यस सर। कैसे सर पॉसिबल है, बताता हूँ, देखो ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि प्राइस कम होता है, पहला केस लीजिए, प्राइस रिड्यूस का, प्राइस रिड्यूस कर रहा है, इससे क्या असर पड़ेगा, इसको समझने के लिए 2 बातें समझनी पड़ेगी। किसी बंदे की जो इनकम होती है ना, 2 तरह से आप उसको स्टडी करते हैं। एक होता है नॉमिनल इनकम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने जा रहे हैं।
और ये बात समझ लेंगे तो अभी स्लट्स की इसको समझना बहुत ही छोटी सी बात हो जाएगी। दूसरा होता है रियल इनकम। नॉमिनल इनकम ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ होता है। जो पॉकेट में आपके पैसे हैं वो नॉमिनल इनकम है, जो भी आप कमाते हैं। मान लीजिए आप महीने में 10,000 रुपीज़ कमाते हैं पर मंथ, सपोज कर लीजिए। आप ज़्यादा कमाइए, भगवान करे, लेकिन एग्जांपल मान लीजिए 10,000, तो ये इसकी नॉमिनल इनकम है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। हर जगह देखना, मैक्रो में भी और माइक्रो में भी हर जगह नॉमिनल इनकम को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद रियल इनकम। रियल इनकम होता है परचेजिंग पावर ऑफ नॉमिनल इनकम। जो नॉमिनल इनकम मतलब जो रुपीज़ आपके पास है उसकी परचेजिंग पावर क्या है। जो नॉमिनल इनकम है, जो रुपीज़ आपके पास है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, क्या है। तो ये हमारे पास एम है। मार्केट में लेकर गए सामान परचेज करने के लिए। क्या परचेज करने गए, X1। तो X1 की प्राइस क्या है, P1। P1 से डिवाइड कर दिए, इसका मतलब X1 कितना खरीद पाएंगे हम, M/P1। भाई X1 कितना खरीद पाएंगे, M/P1। मतलब एग्जांपल लो, मान लो कि हमने 10,000 रुपये लेके मार्केट गया, मुझे X1 खरीदना है। X1 की जो प्राइस और P1 है, P1 कितना है, 100 रुपया पर यूनिट है। तो हम कितना खरीद पाएंगे, 100 यूनिट खरीद पाएंगे। मान लिया। अगर P1 मान लो, अगर P1 मान लो कितना है, P1 मान लो 50 रुपये है, 10,000 डिवाइड बाय 50 रुपीज़ पर यूनिट, तो आप कितने खरीद पाओगे, 200 यूनिट्स। अगर मान लो प्राइस 200 रुपये पर यूनिट है, तो 10,000 डिवाइड बाय 200 रुपये पर यूनिट, कितना खरीद पाओगे बताओ, 50 यूनिट्स। मैंने जानबूझ कर एग्जांपल लिया है 3। एक जगह मैंने क्या किया है, एक जगह मैंने प्राइस को गिराया है, तो हमारी परचेजिंग पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक जगह प्राइस को मैंने बढ़ाया है, तो हमारी परचेजिंग पावर क्या हो रही है, घट रही है। परचेजिंग पावर को ही हम रियल इनकम बोलते हैं। आप देखो ना कि हर जगह बंदा कितना कमा रहा है, 10,000 ही कमा रहा है, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी में खुशी है ना, हर जगह अलग अलग है। खुशी कितना है, पहले में 100 यूनिट कमा रहा है, 100 यूनिट परचेज कर पा रहा है, सेकंड में 200 यूनिट परचेज कर पा रहा है, ज़्यादा खुश हो गया, और थर्ड में 50 यूनिट ही। तो ज़्यादा खुश और कम खुश होने का वजह यहाँ क्या है, क्या इनकम में चेंज हुआ है, क्या नॉमिनल इनकम में चेंज हुआ, नहीं। नॉमिनल इनकम में चेंज अभी हुआ नहीं है, लेकिन हुआ किस में चेंज है, प्राइस में। मतलब प्राइस के कम होने से भी बंदा खुश हो सकता है। क्यों खुश होगा, क्योंकि उसकी रियल इनकम बढ़ गई है, परचेजिंग पावर बढ़ गई है। प्राइस के बढ़ जाने से बंदा नाराज़ हो सकता है, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, घट गई है। ठीक है, मान लिया। अब एक बात और देखो, मान लो यहाँ से सीधे हम यहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, प्राइस में हम कोई चेंज नहीं करते, ध्यान देना, प्राइस में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। प्राइस 100 था, 100 ही रहेगा। उस बंदे का इनकम क्या कर देते हैं, 20,000। तो अब वो कितना परचेज कर पाएगा, 200 यूनिट्स। यहाँ भी वो 200 यूनिट परचेज कर पा रहा है, लेकिन कैसे परचेज कर पा रहा है, यहाँ पे प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, एम बढ़ गया, उसका एम बढ़ गया, उसका एम में चेंज हो गया, मतलब नॉमिनल इनकम में चेंज हो गया, नॉमिनल इनकम उसका इंक्रीज कर गया। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ भी वो बंदा नाराज़ हो सकता है। जैसे मान लो उसकी इनकम 5,000 हो जाए और प्राइस P1 ही है, तो वो कितना परचेज कर सकता है, 50 यूनिट्स। यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, लेकिन हुआ क्या, उसकी एम में उसका एम चेंज हो गया है, उसका नॉमिनल इनकम क्या हो गया, रिड्यूस कर गया, एम रिड्यूस कर गया, नॉमिनल इनकम रिड्यूस कर गया। मज़ा आ गया, उसका नॉमिनल इनकम रिड्यूस कर गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि बंदा किस बात से खुश हो सकता है। खुश मतलब उसकी इनकम बढ़ सकती है। यहाँ मैं नटशेल में लिख देता हूँ उसकी इनकम। 2 तरह की इनकम उसका होता है, मैंने अभी कुछ देर पहले समझा, फिर समझा देता हूँ। एक नॉमिनल इनकम है, एक रियल इनकम है। नॉमिनल इनकम में चेंज का मतलब एम का बढ़ना, एम का बढ़ना तो बंदा खुश, परचेजिंग पावर उसकी बढ़ जाएगी, और एम का घटना तो बंदा नाराज़।
क्वांटिटी कम हो जाएगा उसका। रियल इनकम का बढ़ने का मतलब हुआ, रियल इनकम बढ़ने का मतलब हुआ प्राइस के कम होने से रियल इनकम क्या होती है, बढ़ रही है प्राइस के कम होने से, और प्राइस के बढ़ने से क्या हो रहा है, रियल इनकम उसका कम हो रहा है। और मैटर क्या करता है, ज़्यादातर मैटर करता है क्या, रियल इनकम। जब रियल इनकम मैटर करता है तो मैं अलग से फिर से रियल इनकम लिख के दिखाता हूँ। जब भी कभी बात होगी तो मैटर करता है रियल इनकम। अब मैं आपसे पूछूंगा, मैं ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ सब्जेक्ट कुछ पढ़ा रहा हूँ, एकदम सब्जेक्ट पे हूँ, बैंग ऑन। लेकिन सब्जेक्ट में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी स्लट्स की इसको समझने के लिए, जो एक्स वाई जेड एम एन ओ पी क्यू कुछ चाहिए, वो सारे मटेरियल मैं पहले से तैयार कर रहा हूँ। थ्योरी को मैं मैथमेटिकल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना इस बात को। ये रियल इनकम है, मैटर करता है रियल इनकम। कोई भी पूछेगा अल्टीमेटली क्या मैटर करता है, क्या कहोगे, रियल इनकम। इट मैटर्स मोस्ट, यही मैटर करता है मोस्ट, सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है। तो क्या होता है रियल इनकम सर, रियल इनकम होता है M/P। अब मैं पूछता हूँ रियल इनकम कैसे होगा, बताओ क्या होगा। अगर M बढ़ जाए, P कांस्टेंट है, तो रियल इनकम क्या होगा सर, बढ़ गया। दूसरा, M रिड्यूस कर गया और P कांस्टेंट है, तो रियल इनकम क्या हुआ सर, घट गया। वेरी गुड, मतलब नॉमिनल इनकम के बढ़ने से भी रियल इनकम क्या होगा, बढ़ेगा, और नॉमिनल इनकम के घटने से भी क्या होगा, रियल इनकम घटेगा। एक बात होगी। दूसरी बात, M/P, प्राइस बढ़ गया, बताओ क्या होगा रियल इनकम पे, रियल इनकम कम हो जाएगा। M/P, प्राइस घट गया, अब क्या होगा रियल इनकम पे, रियल इनकम बढ़ जाएगा सर। मतलब प्राइस में चेंज होने से भी क्या हो सकता है, रियल इनकम कम हो सकता है। अगर प्राइस बढ़ गया तो, अब प्राइस घट गया तो रियल इनकम क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। मतलब M और P दोनों में चेंजेस करोगे तो रियल इनकम में फ़र्क पड़ता है। और रियल इनकम को क्या बोलते हैं हम, परचेजिंग पावर बोलते हैं। मैंने इतनी बार बोल दिया है कि अब आपको याद हो गया होगा। जब भी कभी इनकम की बात होगी तो ध्यान देना, आपको हमेशा क्या चेक करना है, रियल इनकम चेक करना है। अब आप कहोगे सर क्या दोनों में बदलाव नहीं हो सकता, हो सकता है। M/P, मान लो M बढ़ गया और P घट गया, या सोचो ऐसा करो, M बढ़ गया और P भी बढ़ गया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। M बढ़ने से भी रियल इनकम क्या होती है, बढ़ती है, और P के बढ़ने से रियल इनकम क्या होती है, M के बढ़ने से रियल इनकम बढ़ती है, और P के बढ़ने से रियल इनकम क्या होती है, घटती है। तो अल्टीमेटली बताओ सर अब क्या होगा, M के बढ़ने से रियल इनकम बढ़ती है और P के बढ़ने से रियल इनकम घटती है, बताओ सर क्या होगा। ये डिपेंड करता है कि पावरफुल कौन है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, चेंज इन M एंड चेंज इन P, विच इज मोर पावरफुल, कौन ज़्यादा पावरफुल है उस पर डिपेंड करता है। मैं कैसे कह सकता हूँ क्या होगा, कौन ज़्यादा पावरफुल है इस पर डिपेंड करता है। अगर चेंज इन M ज़्यादा पावरफुल है, चेंज इन M इज़ मोर पावरफुल दैन चेंज इन P, इसका मतलब रियल इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। भाई इक्वल्स कर रहे हैं ना, इन सब बातों तो जल्दी समझ आएंगे आप। चेंज इन M इज लेस दैन चेंज इन P, तो क्या होगा, रियल इनकम घटेगा, एंड वाइस वर्सा। आप समझ गए मेरी बातों को। अब मैं इनको हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट आपके सामने नहीं करेंगे, यहाँ तक आप समझ लीजिए, लिख लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और पहले यहाँ तक की बातों को लिख लीजिए। आपको ये भी कहता हूँ कि जब आप लिख रहे थे, अगर उस वक्त आप नहीं समझ पा रहे थे तो लिखना छोड़ दीजिए, लिखना जरूरी नहीं है, आप तो रिमाइंड करके भी लिख सकते हैं। पहले सुनना और समझना ज़्यादा ज़रूरी है, मान गए। यस सर, ठीक है सर। तो अब क्या है, अब क्या करना है मुझे, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, रियल नॉमिनल इन सब की बात करने लगे। आपको समझाना क्या था कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, सब्स्टिट्यूशन में कैसे इफेक्ट दिखाता है, देखिए। आइए फिर से अब फिर से बात करते हैं। अब फिर मैं क्या लिखता हूँ कि प्राइस में क्या हुई है, कमी आई है, प्राइस रिड्यूस कर गया है, क्वांटिटी बढ़ गया है, और ये कौन सा इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट है। इसका दो पार्ट है, कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। ये सब बात आप करोगे ना, डायरेक्टली न्यूमेरिकल कर सकते हो, सारा थ्योरी छोड़ दोगे तो भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल। यस सर, बताओ सर, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि एक बार लिख लो रियल इनकम क्या है, रियल इनकम है बंदे का, वो है M/P,
एम बाई पी है, ठीक है। अब आपके पास जनरली दो गुड्स होते हैं, x1 x2 होते हैं, तो इसको p1 मान लीजिए, इसको m बाई p1 कर लीजिए, p2 को कांस्टेंट मान लीजिए भैया, ठीक है सर। दो गुड्स होते हैं ना, p1 p2 होते हैं, तो p2 को भी कांस्टेंट मान लीजिए, सिर्फ p1 को देखिए, p1 में क्या हो गया, ये p1 है, ये आपकी रियल इनकम है। अब सर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे दिखाई जाए? मैंने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाना है और इनकम इफेक्ट भी दिखाना है। अगर प्राइस गिरी है, प्राइस गिरी है, कितना क्या हो गया प्राइस, देखो एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट सिर्फ रुक जाओ, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। प्राइस P1 से क्या हो गया है, प्राइस रिड्यूस होकर के P1 डैश हो गया है, तो रियल इनकम एम P1 से क्या हो गया है, एम P1 डैश हो गया है। ध्यान समझिएगा, P1 से घट के P1 डैश हो गया है, कौन चीज़, प्राइस, तो रियल इनकम क्या हो गया, एम P1 से घट के एम P1 डैश हो गया। तो अब बताइए कि आपका ये P1 डैश क्या हुआ, रिड्यूस कर गया है ना, P1 से कम हो गया ना, देखो ना कम हुआ, रिड्यूस किया है। तो इसके रिड्यूस करने से रियल इनकम क्या होती है, बढ़ जाती है। ये तो सिखा चुका हूँ कुछ देर पहले मैंने आपको कि प्राइस अगर P1 रिड्यूसेस टू P1 डैश, तो m बाई P1 इंक्रीजेस टू m बाई P1 डैश, ये इंक्रीज कर जाएगा, m बाई P1 इंक्रीजेस टू m बाई P1 डैश। मज़ा आ गया। P1 रिड्यूसेस, प्राइस घटी है तो आपका रियल इनकम क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। अब रियल इनकम कितना से बढ़ा, हाउ मच इंक्रीज, इन रियल इनकम, रियल इनकम में कितना चेंज हुआ भाई, देख लो डिफरेंस करके, m बाई P1 माइनस m बाई P1 डैश, ये चेंज हुआ, रियल इनकम में ये बदला हुआ है, रियल इनकम में बदला हुआ। अब रियल इनकम में अगर चेंज हो गया है तो मुझे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, रियल इनकम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है, यहाँ लिखता हूँ मैं, टू फाइंड आउट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रियल इनकम हैज़ टू बी केप्ट कांस्टेंट, रियल इनकम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो सर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जानने के लिए रियल इनकम कम करना पड़ेगा, यस सर। तो कैसे कम होगा, अब ये बताइए, प्राइस तो मार्केट फोर्सेज के हिसाब से कम हुआ है, प्राइस में आप कम तो नहीं कर सकते हैं। अब ये बताइए कि मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था कि ये m बाई P1 डैश ये आपका बढ़ गया है, इसको अगर कम करना है तो रियल इनकम को कम करने का तरीका क्या होता है, आप नॉमिनल इनकम को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, नॉमिनल इनकम को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, मतलब m जो है ना उसको m डैश कर दो, और ये P1 डैश है, m डैश का मतलब यहाँ क्या हुआ, m डैश इज लेस देन m, जितनी इनकम आपकी पहले थी उससे क्या कर दो, कम कर दो, m डैश इज लेस देन m। कितना कम करें सर, इतना कम करो, इतना कम करो कि जितनी रियल इनकम पहले थी उसके बराबर हो जाए, इतना कम करो, इतना कम करो कि पहले रियल इनकम क्या थी, पहले रियल इनकम थी m बाई P1, और वो किसके बराबर हो जाए, m डैश बाई P1 डैश। बेटा जान समझना तो पड़ेगा, रास्ता तो कुछ भी नहीं है। पहले रियल इनकम क्या थी, ये रियल इनकम थी सर, उसको कितना कम किया जाए, उसको इतना कम करो, इतना कम करो कि वो पहले के बराबर पहुंच जाए। पहले क्या था हमारा, m बाई P1 था, अब प्राइस क्या है, P1 डैश प्राइस है, मैं P1 डैश को चेंज नहीं कर सकता हूँ, P1 डैश को चेंज नहीं कर सकता हूँ, मुझे चेंज क्या करना है, मुझे m डैश करना है, और m डैश मतलब क्या, रिड्यूस करना है नॉमिनल इनकम को, m डैश इज लेस देन m, और कितना चेंज करना है, इतना चेंज करना है कि वो क्या हो जाए, वो बराबर आ जाए, जितना पहले रियल इनकम थी और जो अब रियल इनकम है वो बराबर हो जाए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टू कीप, लिख देता हूँ देखो, टू कीप रियल इनकम कांस्टेंट, और रियल इनकम को कांस्टेंट क्यों रखना है पता आपको, क्योंकि रियल इनकम कांस्टेंट रहेगा तभी आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पता लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं पता लगा पाएंगे। ठीक है जी, टू कीप द रियल इनकम कांस्टेंट, नॉमिनल इनकम m
has to be reduced to m dash. Nominal income m has to be reduced to m dash so that m by p1 equals to m dash by p1 dash. ये हो जाए, जितनी पहले रियल इनकम थी उतना हो जाए. मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए, लेकिन नट शेल में मैं एक बार इसको ब्रैकेट में यहाँ समझाता हूँ. देखिए, बताइए, आपकी ओरिजिनल रियल इनकम क्या थी सर? m थी अपॉन p1 थी. चेंज्ड रियल इनकम क्या है सर? m बाय p1 डैश है, m by p1 dash. when nominal income change reduce, तब क्या हो गया? m dash अपॉन p1 dash. क्या फ़र्क है इसमें? फ़र्क इस बात की है कि ये दोनों क्या है? ये इक्वल है. ये दोनों क्या इक्वल है? मान गए? ये दोनों इक्वल है. यस सर. यहाँ पे ये भी जाना जरूरी है कि p1 इज़ मोर देन p1 डैश, और यहाँ भी ये भी जाना जरूरी है कि m इज़ मोर देन m1 डैश. बस सुनते रहिए, सारे न्यूमेरिकल्स आपके बनेंगे. मान गए? यस सर. तो हमने क्या किया? हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को निकालने के लिए इनकम इफेक्ट को रिड्यूस किया. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को निकालने के लिए इनकम इफेक्ट को रिड्यूस किया. ठीक है. यस सर. अब आपको इसका दूसरा पार्ट समझाते हैं. दूसरा पार्ट क्या है इसका? कि मुझे इनकम इफेक्ट जानना है. इनकम इफेक्ट जानना है तो मैंने क्या कहा? उसके लिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करना पड़ेगा? कीप कांस्टेंट. इनकम इफेक्ट के लिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कांस्टेंट करना पड़ेगा. कैसे सर? जितनी इनकम मैंने पहले कम करी थी उतनी इनकम क्या करेंगे हम? फिर वापस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. लेकिन अगर मैं इसी वक्त इसको समझाने की कोशिश करूँगा तो आप समझ नहीं पाएंगे. इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब इस टॉपिक को इस मैटर से आगे ले जाया जाए, और फिर मैं इसको ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ के हेल्प से दोबारा वापस आऊँगा. देखिएगा ध्यान से. कहाँ जाना चाहते हैं आप सर? आइए देखिए. मैं कहना चाहता हूँ कि मैं प्राइस इफेक्ट को दो हिस्से में बांटना चाहता हूँ. कौन कौन सा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में और इनकम इफेक्ट में. और इसको बांटने के दो तरीके हैं, टू मेथड्स हैं, टू थ्योरीज हैं, या टू मेथड्स मान लो, टू कॉन्सेप्ट्स हैं. पहला कॉन्सेप्ट क्या है? स्लट्सकी इक्वेशन. इसको दिखाने के स्लट्सकी इक्वेशन. दूसरा मेथड क्या है? हिक्सियन अप्रोच है, वो आपने पहले भी पढ़ रखा है. ये आपने पहले पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगा इस चैप्टर में भी कर दूंगा. तो प्राइस इफेक्ट को बांटने के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट है. अब मैं ये शुरू करने वाला हूँ, लेकिन आपको ये बताते चलता हूँ कि अभी तक मैंने क्या पढ़ाया. अभी तक मैंने जो मेन टॉपिक था स्टार्ट ही नहीं किया. इस मेन टॉपिक को समझने के लिए जो बातें चाहिए थी वो मैंने बताने की कोशिश करी, कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने के लिए इनकम को कांस्टेंट करना पड़ेगा, और इनकम निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट करना पड़ेगा, और जब दोनों निकाल लेंगे तो प्राइस इफेक्ट निकल जाएगा. और ये जो डिवीज़न है वो 3 गुड्स के लिए अलग अलग होगा. कौन कौन से गुड्स? नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स. क्लियर होगा? तो इस तरह से क्या होगा, ये चैप्टर धीरे धीरे करके खींचता चला जाएगा. आइए अब बात करते हैं किसके लिए? नॉर्मल गुड्स के बारे में बात करते हैं, और बात करते हैं स्लट्सकी इक्वेशन. स्लट्सकी इक्वेशन. स्लट्सकी इक्वेशन में बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें हैं. मैं वो अभी लिखाऊंगा ही नहीं आपको, क्योंकि आपको पता है मेरे पास स्टडी मटेरियल है, उनको मैं आपको ऐसे लिखा दे दूंगा, थोड़ा समझा दूंगा क्लास में ज़रूर. तो मैं एक अच्छा सा ग्राफ है, जिस ग्राफ को आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, और ग्राफ के हेल्प से क्या होगा, आप बहुत ही बढ़िया तरीके से स्लट्सकी इक्वेशन को समझ पाएंगे. ठीक है जी. तो आइए हम ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट करते हैं.
आइए जी बच्चों, ये आपके सामने ग्राफ, और इसको हम बड़े तसल्ली से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आपको कहेंगे पॉज एंड फिर आप बनाओ। उससे पहले नहीं, पहले मेरे से सुन ले। ये ग्राफ मैंने किसके लिए लिया है? स्लट्स की इक्वेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। और कौन से गुड्स पे? नॉर्मल गुड्स पे। और ये बता दूं, जब ये हो जाएगा तो फिर यही स्लट्स की इक्वेशन को डिस्क्राइब करेंगे इसी तरह के ग्राफ से इन्फीरियर, फिर स्लट्स की गिफन गुड्स। 3 बार डिस्कशन करना पड़ेगा हमको, तब जाके स्लट्स की इक्वेशन ख़त्म होगा। ये ग्राफ लीजिए अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं हाइलाइटर का इस्तेमाल करता हूँ। लाइन पहले ड्रॉ है, मैं पहले कौन कौन सा लाइन हाईलाइट करूँगा उसी हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। देखिए, जो इनिशियल बजट लाइन हमारा है वो है हमारा ए बी। ध्यान दीजिए, ये इनिशियल बजट लाइन है। यहाँ पे जानकारी भी लिखते जाइए आप। इनिशियली आपके पास इनिशियल बजट लाइन है, उसमें क्या था आपके पास? P1 P2 एंड M। ये इनिशियल बजट लाइन के पास आपके पास क्या था? P1 P2 एंड M। इनिशियल बजट लाइन के कोऑर्डिनेट अगर आप निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम x2 एंड मैक्सिमम x1, तो कैसे निकाल सकते हैं? जब आप x1 0 परचेज करते हो तो x2 क्या होगा? M/P2। ये ए कोऑर्डिनेट, ये ए का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली यहाँ आ जाओ, जब आप x2 0 परचेज करते हो तो x1 कितना परचेज करोगे? M/P1। ये 2 पॉइंट हुआ। ये कौन सा पॉइंट है? ये बी पॉइंट है जो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी। और ये कौन सा पॉइंट है? ये ए पॉइंट। क्या ड्रॉ कर लिया अभी तक हमने सिर्फ एक बजट लाइन ड्रॉ किया, उसका नाम क्या? ए बी। इस बजट लाइन पे हमने क्या किया? एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया। कौन सा? IC1। ये इंडिफरेंस कर्व IC1। हाइलाइटर सिर्फ आपको दिखाने के लिए, इतना मोटा इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ नहीं करना आपको, इसे दिखाने के लिए आपको IC1 ड्रॉ किया। और इससे मुझे क्या मिल गया? मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। कौन सा? E1। इस पॉइंट पे फिर उस पॉइंट हमने क्या परचेज किया? हमने परचेज किया X1A। X1A परचेज किया। सिर्फ अभी X1 की बात करो, X2 की बात मत करो, X1 पर परचेज किया, इसका नाम दिया X1A। ठीक है। अब मुझे प्राइस इफेक्ट देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्राइस को चेंज करना पड़ेगा। प्राइस क्या करूँगा? प्राइस P1 से रिड्यूस होकर के क्या बन जाएगा? P1 डैश हो जाएगा। रिड्यूसेस टू लिखा हुआ है, रिड्यूसेस टू P1 डैश। प्राइस घटने से क्या होगा? प्राइस घटने से आपका किसका प्राइस घटा हुआ? P1 का ना। तो इस कोऑर्डिनेट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो उतना ही परचेज कर पाएंगे आप, क्योंकि ये पॉइंट तो डिपेंड करता है P2 के प्राइस पे। तो P2 में कोई चेंज तो हुआ नहीं है। हाँ, P1 के रिड्यूस होने से आप ये वाला पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? AB से आपका AC हो जाएगा। ये वाला पॉइंट AB से AC हो जाएगा। और AC में आप X कितना परचेज कर पाओगे? M/P1 डैश, ये परचेज कर पाओगे। सिंपल बात है ये। और आपका बजट लाइन क्या बन गया? आपका बजट लाइन बन गया अब ये बजट लाइन बन गया। मज़ा आ गया सर? इस बजट लाइन पे क्या करो? एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करो, और वो क्या है? वो है आपका IC3। इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम क्या दो? E2। E2 पे आप अब कौन सा बंडल, ऑप्टिमम बंडल परचेज कर रहे हो? ये नाम क्या दो इसका? X1B। बेटा जान ड्रॉ करते जाओ। अगर आपको ड्रॉ करने में तकलीफ होती है तो पॉज करो, ड्रॉ करो, फिर आगे बढ़ो। देखो आपके सामने। मान गए? यस सर। जो होना था वो के सामने हो गया। प्राइस इफेक्ट तो आ चुका है। प्राइस इफेक्ट क्या आ चुका है? देखो ना, जो बंडल हम पहले परचेज कर रहे थे वो क्या परचेज कर रहे थे? X1A। अब हम क्या परचेज कर रहे हैं? X1B। ये जो बदलाव आया यहाँ से यहाँ तक, ये बदलाव आपका क्या है? प्राइस इफेक्ट। मान गए?
ये बदलाव आपका प्राइस इफेक्ट। यस सर। अब मुझे ये पता करना है कि प्राइस इफेक्ट का दो पार्ट है, कौन कौन सा? यही तो पिछले 40-45 मिनट से बोल रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। सर कैसे पता करेंगे? पहले इनकम को कांस्टेंट करो। कांस्टेंट करना मतलब क्या सर? ये m/p1 पहले हमारी रियल इनकम थी, यही तो बात मैंने शुरुआत में 20-25 मिनट मैंने यही समझाया, ये थी। अब मेरा क्या हो गया? m/p1 ये बढ़ गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा? m'/p1 करना पड़ेगा। मतलब m से कहाँ पहुँचाना पड़ेगा? m'। जो नॉमिनल इनकम आपकी m थी उसको क्या करना पड़ेगा यहाँ? मतलब ये थी ज़्यादा और ये हो गई, सॉरी ये थी कम, ये हो गई ज़्यादा, लेकिन ये क्या इक्वल है। इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी इनकम जो नॉमिनल m थी रिड्यूसेस टू व्हाट? रिड्यूसेस टू m'। लेकिन ये जो रिडक्शन हो रहा है ना, टेम्परेरी हो रहा है, ये टेम्परेरी कर रहे हैं हम, इसको हम टेम्परेरी रिड्यूस कर रहे हैं, इसको परमानेंटली रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, टेम्परेरी रिड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि परमानेंटली रिडक्शन करना मेरे पास में नहीं है, तो हम इफेक्ट दिखाने के लिए इसको टेम्परेरी रिड्यूस कर रहे हैं। सर जब नॉमिनल इनकम रिड्यूस करता है तो क्या होता है बजट लाइन में? पहले तो ये जानना पड़ेगा कि अभी इस वक्त बजट लाइन की पोजीशन क्या थी। लाइट ब्लू जो दिख रहा है ना, वो पोजीशन थी, ये पोजीशन लाइट ब्लू, ये पोजीशन है। और यहाँ से जब इनकम कम होगा तो क्या होगा? यहाँ से जब इनकम कम होगा तो बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। कहाँ पे? मैं दिखाता हूँ। पैरेलली शिफ्ट करेगा, इनकम कम होने से ना पैरेलली शिफ्ट करता है। ये ग्रीन स्ट्रिप दिख रहा है आपको, ये शिफ्ट कर रहा है, पैरेलली डाउनवर्ड शिफ्ट कर गया, पैरेलली डाउनवर्ड, पैरेलली डाउनवर्ड शिफ्ट कर गया। इनकम कम होता है तो पैरेलली लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। ये ग्रीन स्ट्रिप आपको दिख रहा होगा। जब बजट लाइन यहाँ शिफ्ट कर गया, इसका नाम दे दो एफ जी, इसका नाम क्या रख दो? एफ जी। ये एफ कर दो और ये जी कर दो। अब आपका बजट लाइन एफ जी हो गया है, तो इस बजट लाइन पे एक इंडिफरेंस कर्व और ड्रॉ करो, और वो इंडिफरेंस क्या होगा? IC2 होगा, और वो कहाँ से क्रॉस करेगा? E3 से। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व है, ये IC2, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? IC2 बात कर रहा हूँ। इसको भी मैं स्ट्रिप से दिखाता हूँ ना, ये IC2 की बात कर रहा हूँ। ये IC2 हमेशा क्या होगा, मुझे नहीं पता कहाँ से क्रॉस करेगा, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि E1 से उधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, हमेशा E1 से इधर जाएगा। क्यों सर? क्योंकि बंदे की टेंडेंसी क्या होगी? X1 ज़्यादा परचेज़ करने की। जो कंज्यूमर की टेंडेंसी होगी X1 ज़्यादा परचेज़ करने। क्यों होगी टेंडेंसी? क्योंकि X1 की प्राइस क्या हो गई? रिड्यूस कर गई है। जिसकी प्राइस कम होती है बंदा उसको ज़्यादा परचेज़ करना चाहता है, इसीलिए हमेशा जो E3 होगा, मतलब जो ऑप्टिमल बंडल होगा, वो इस बंडल से आगे ही होगा। अच्छा, ये मैं हटा क्यों दिया? मतलब क्या होगा, जब प्राइस कम होता है, P1 कम हुआ है, तो X1 ज़्यादा परचेज़ करने की टेंडेंसी होगी। प्राइस कम हुआ है, तो सच्चाई है, मैंने शुरू में लिख दिया था प्राइस कम हुआ, P1 रिड्यूसेस टू P1 तो इसका मतलब है कि बंदा जितनी क्वांटिटी यहाँ परचेज़ कर रहा था उससे ज़्यादा ही परचेज़ करेगा, कम परचेज़ नहीं करेगा। इसलिए ये इस लाइन से इधर ही जाएगा। इसी वजह से ये E3 यहाँ से क्रॉस कर रहा है। चाहे यहाँ से क्रॉस करा लो, यहाँ से क्रॉस करा लो, यहाँ से क्रॉस करा लो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना कि इससे इधर क्रॉस नहीं करेगा, ये हमेशा इधर ही क्रॉस करेगा। मेरे हाथ को भी देखना, इधर ही क्रॉस करेगा। हाथ में थोड़ा मिरर इमेज बन रहा है उल्टा ना, इसलिए फ़र्क नहीं। आप समझ गए ना बात को? हाँ यार समझ गए, क्यों नहीं समझे? मतलब इस बंडल से ज़्यादा ही परचेज करोगे आप। अब आइए दिखाते हैं आपको। अब देखिए बच्चा, अब एक ट्रायंगल का डिस्कशन देखिए। यहाँ पे क्या ट्रायंगल है? वो है आपका FOG। कौन सा ट्रायंगल है? FOG। वो ट्रायंगल आपके पास कौन सा है? वो ट्रायंगल आपके पास है FOG। F है, O है और G है। इस FOG ट्रायंगल पे आपको दो ऑप्टिमम मंडल दिख रहे हैं। इस FOG ट्रायंगल पे दो ऑप्टिमम मंडल दिख रहे हैं। एक दिख रहा है E1
और दूसरा दिख रहा है E3, एक E1 दूसरा E3। एक बात आप और जान लो कि इनकम को रिड्यूस किया गया है, मैंने ये कुछ देर पहले बताया था कि M हैज़ बीन रिड्यूस टू व्हाट, M डैश, और ये रिडक्शन इस तरह से हुआ है, मैं लिख देता हूँ एक सेंटेंस यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ नॉमिनल इनकम has been done in such a manner that the consumer is has affordable, consumer is affordable to purchase original bundle, या consumer has the capacity to purchase the original bundle लिख लो, consumer has the capacity, to purchase original bundle, that is original bundle is affordable। इनकम को इस तरह से रिड्यूस किया जाए कि ओरिजिनल बंडल क्या उसके पास अफोर्डेबल है, ओरिजिनल बंडल अफोर्डेबल। ओरिजिनल बंडल कौन था, E1 वाला पॉइंट था, ओरिजिनल बंडल ये था ओरिजिनल बंडल, वो अफोर्डेबल है उसके पास। लेकिन बंदा वो बंडल नहीं परचेज कर रहा। बंदा कौन सा बंडल परचेज कर रहा है, बंदा परचेज कर रहा है X1C, बंदा परचेज कर रहा है X1C, बंदा वो वाला बंडल परचेज नहीं कर रहा, बंदा कौन सा बंडल परचेज कर रहा है X1C। जबकि याद रखना जितनी प्राइस गिरने से जो इनकम बढ़ी थी उसको मैंने रिड्यूस कर दिया है, इनकम इफेक्ट खत्म हो चुका है, अब बंदे की इनकम इफेक्ट नहीं है। कोई बंदा कह सकता है सर माल सस्ता हो गया, गुड सस्ता हो गया तो बंदा ने ज़्यादा परचेज कर लिया, ऐसा नहीं है। इनकम इफेक्ट को मैंने रिड्यूस कर दिया, इनकम इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, इफेक्ट लेस कर दिया है, फिर भी वो बंदा क्या कर रहा है, ओरिजिनल बंडल परचेज नहीं कर रहा है, X1A से X1C पे शिफ्ट कर गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया। यही शिफ्टिंग क्या कहलाता है, यही शिफ्टिंग कहलाता है उसका क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यही शिफ्टिंग क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मान गए, यस सर। इस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझने के लिए आप इससे पिछला चैप्टर जो पढ़ा है आपने, रिवील्ड प्रेफरेंस, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या इस्तेमाल कर सकते हो सर, देखो रिवील्ड प्रेफरेंस का भी, देखो हौच पौच हो रहा है, चिंता मत करना, मैं इसको फिर से रिवाइज करवा दूंगा। आप रिवील्ड प्रेफरेंस कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ये बताइए कि पहले कौन सा ट्रायंगल था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा था, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ देखा समझने के लिए आपको यहाँ लिख रहा हूँ बॉक्स में। पहले ट्रायंगल कौन सा था, पहले ट्रायंगल था AOB, सबसे पहले ट्रायंगल था AOB, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ट्रायंगल था AOB। उस ट्रायंगल पे आपने क्या चूज़ किया था, E1। उस ट्रायंगल पे E1 चूज़ करने का मतलब क्या हुआ कि उस ट्रायंगल के अंदर, उस बजट सेट के अंदर और जितने पॉइंट हैं वो सारे क्या हो गए, रिवील्ड इन्फेरियर हो गए। ये बात मैं आज भी समझा रहा हूँ और जब मैं अगले क्लास स्टार्ट करूँगा तो उसमें भी ये बात समझा दूँगा, चिंता मत करो। जब ट्रायंगल AOB है, आप ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल AOB, अभी भी कुछ मत समझिए, सिर्फ ट्रायंगल AOB समझिए। ट्रायंगल AOB पे जो आपने ऑप्टिमल बंडल चूज़ किया था वो E1 चूज़ किया था, इसका मतलब है कि रिमेनिंग सारे बंडल क्या हो गए, रिवील्ड इन्फेरियर हो गए, रिवील्ड इन्फेरियर हो गए। अब आपके पास जो बजट लाइन है वो कौन सी है, FG है, ध्यान दीजिए, FG बजट लाइन पे ध्यान दीजिए। FG बजट लाइन का कुछ हिस्सा जो है, FG बजट लाइन का कुछ हिस्सा कहाँ से कहाँ तक का, मैं यहाँ एक ब्लैक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। FG बजट लाइन का ये हिस्सा देखो, डॉटेड से दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला हिस्सा जो है ना FG बजट लाइन का, डॉटेड लाइन दिखाया मैंने, वो हिस्सा अभी AOB ट्रायंगल के अंदर है और वो पहले ही रिवील्ड इन्फेरियर हो चुका है। वो ऑप्शन तो बंदा के पास पहले भी उपलब्ध था, तो बंदा उस वाले हिस्से में तो परचेज करेगा ही नहीं। और FG बजट लाइन का कुछ हिस्सा, जो हिस्सा कहाँ से है, E1 से आगे, मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये जो हिस्सा है वो बजट सेट से बाहर है, उसमें से कोई पॉइंट बंदा चूज कर सकता है, उसके अंदर तो चूज कर ही नहीं सकता। इसीलिए अभी जो E3 है वो ऑलवेज इस पॉइंट से किधर होगा, इधर ही होगा।
और ये रिवील्ड इन्फेरियर वाला कॉन्सेप्ट को मैं फिर अगली क्लास में रिपीट कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इतनी लंबी क्लासेज हो जाती है तो बाद में जो पॉइंट मैं पढ़ाता हूँ ना वो थोड़ा सा बंदे के दिमाग से क्या होता है, हैंग होने लगता है। लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप बड़े बच्चे हो चुके हैं, बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इक्वेशंस पढ़े हैं, आप ये समझ सकते हैं। लेकिन दिक्कत है तो मैं अगली क्लास में इसी पॉइंट से क्या करूँगा, रिवाइज करूँगा। तत्काल आप समझ लीजिए कि आप E1 से कहाँ पहुँच गए, E3 पहुँच गए, और E1 से E3 का जो सफ़र है आपका, ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, क्योंकि इनकम इफेक्ट तो मैंने नलीफाई कर दिया है। मान गए? यस सर। अब हम क्या करेंगे, मेरे को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जब पता चल गया तो हमने इनकम इफेक्ट को टेम्परली रिड्यूस किया था, अब इनकम इफेक्ट को हम वापस दे देंगे, छोड़ देंगे। वापस छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि दोबारा से बजट लाइन वहीं पहुंच जाएगा जहां से वो आया था। कहाँ पहुंच जाएगा? वही ब्लू लाइन वाले स्ट्रिप पे पहुंच जाएगा, ब्लू लाइन वाले स्ट्रिप पे पहुंच जाएगा। और जब वहां पहुंच जाएगा तो वहां पर उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? E2 है। इसका मतलब सर E3 से E2 तक का जो सफ़र है, ये सफ़र मतलब यहाँ आकर देखो तो ये लाइन देखो, ये लाइन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका इनकम इफेक्ट। क्या कहलाता है? इनकम इफेक्ट। और मैंने पहले ही क्या बता दिया था? मैंने बता दिया था ये प्राइस इफेक्ट है यहाँ से यहाँ तक। अब आप देखो ना, प्राइस इफेक्ट का दो हिस्सा हो गया, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा क्या हो गया? इनकम इफेक्ट, और दोनों मिला के क्या हो गया? प्राइस इफेक्ट। वैसे इन बातों को समझने के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें तो आपने फर्स्ट ईयर में भी समझ रखा था, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे, ये दिक्कत तो हो सकती है उनको। तो बच्चा, आपको मैंने आज की क्लास में क्या समझाया? स्लट्स की इक्वेशन समझाया, ठीक है ना, स्लट्स की इक्वेशन की ग्राफ को समझाया, नॉर्मल गुड्स के केस को समझाया। लेकिन बात खत्म हुई नहीं है, इसमें बहुत सारे एजम्पशंस मुझे बताने हैं आपको, और ये भी समझाना है कि स्लट्स की इक्वेशन हिक्सियन अप्रोच से कैसे अलग है, जो पहले आपने पढ़ रखा है, क्या डिफरेंस है उसमें। इन सब बातों को लेकर के अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में जो मेरा मैक्सिमम पोर्शन ऑफ टाइम था वो कुछ में चला गया, ये दिखाने में कि प्राइस इफेक्ट का दो पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट क्या होता है, एक को समझने के लिए दूसरे को क्या करना और दूसरे को पहला क्या करना पड़ेगा। और मैंने हार्डली एक ग्राफ को समझा पाया, लेकिन इस वादे के साथ कि जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो इस ग्राफ को एक बार फिर से बड़े तसल्ली से समझाएंगे और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट के इफेक्ट को दिखा पाएंगे। और मैं ये भी बता पाऊंगा कि हिक्सियन अप्रोच जो पहले पढ़ रखा है, स्लट्स की अप्रोच जो अब पढ़ रहे हो, उसमें क्या डिफरेंस है। और स्लट्स की अप्रोच को समझने के लिए हम रिवील्ड प्रेफरेंस कॉन्सेप्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब बातों को दोबारा लेकर के आएंगे, रिवाइज करेंगे और इनसे बात को आगे भी लेकर के जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।